नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित महिंद्रा और आप देख रहे हैं DNS आर्किटेक्चर डिज़ाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी इस फील्ड में है, आई मीन आर्किटेक्चर फील्ड्स में है या ऑटोकैड या 3D मैक्स से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग्स बनाते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी काम आने वाली है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्लास है तो हम 3D मैक्स का इंटरफेस समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि फ़ोटो रेंडर करके कैसे सेव की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। ठीक है, सबसे पहले 3D मैक्स को ओपन करेंगे, जो कि हर किसी को पता ही है कैसे ओपन करते हैं, या इंस्टॉलेशन के बारे में भी सभी जानते होंगे 3D मैक्स की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। और फिर उसके बाद इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा सामने। तो ये एक हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं इसे। ये पर्सपेक्टिव व्यू है। इसके अंदर हम अपना जो भी ड्राइंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट या मॉडल, हम कोई भी मॉडल तैयार करते हैं तो वो इसके अंदर दिखाई देता है। तो इसके आगे हम जो देख सकते हैं, ये हमारा व्हील होता है जिसके अंदर सारे व्यूज़ दिखाई देते हैं। आप चाहे मैनुअली इसको कर सकते हैं या FT या इस तरीके के कोई भी शॉर्टकट यूज़ करके अपना व्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। ये 3 फ्रंट और ये पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर। तो अब ये एक और कमांड है। इस कमांड को जैसे कि चारों करना है तो हम कोई भी एक शॉर्टकट कमांड होती है वो आपको बताऊंगा, वो कर सकते हैं। इससे हम चारों व्यू एक साथ देख सकते हैं और उसके अंदर इसमें सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि टॉप व्यू देखना है या फ्रंट व्यू देखना है या लेफ़्ट व्यू देखना है या पर्सपेक्टिव व्यू देखना है। एक्चुअली हम जो वर्किंग करते हैं वो ज़्यादातर टॉप व्यू से करते हैं, और टॉप व्यू के अंदर हम सारे ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं और हम पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर उसे देखते हैं। देखकर एक्चुअली चारों व्यूज़ हमारे काफ़ी काम आते हैं। तो जैसे कि इसका सिलेक्शन करते हैं, और ये हमारा राइट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होते हैं। इसके अंदर ये बॉक्स होता है, स्फीयर होता है, सिलेंडर होता है, टॉरस, टीपॉट, टेक्स्ट प्लस, कोन, जियोस्फीयर, ट्यूब, पिरामिड, प्लान। और दूसरे में अगर जाते हैं तो स्प्लाइंस होती हैं। स्प्लाइंस का यूज़ कैसे करते हैं बताऊंगा। इसमें हमारे पास लाइन्स होती हैं, सर्कल, आर्क, एनजियो, टैक्स, एगो, डोनट, एक्लिप्स, हेलिक्स, काफ़ी काम आती है चीज़। और इसके बाद हमारा लाइट्स, जो बल्ब है, लाइट का ऑब्जेक्ट लाइट को डिस्प्ले करता है, जिसके अंदर टारगेट लाइट होती है, फोटोमेट्रिक लाइट होती है, जिसके अंदर टारगेट लाइट होती है, फ्री लाइट होती है, सन पोजिशन होता है। और स्टैंडर्ड के अंदर अभी हमारा एक और है, फिजिकल टारगेट, और ये जो हमारा कैमरा है इसके अंदर भी फिजिकल टारगेट आता है। उसके बाद हमारा ये स्टैंडर्ड, इसके अंदर डमी, या ये सब चीज़ें जो टेप दिख रहे हैं आपको, पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कैसे यूज़ किया जाता है इन सब। इसके बाद फोर्सेस हैं, ये हमारे पार्टिकल्स वगैरह में काम आते हैं, ग्रेविटीज़ है, मोटर, पुश या वॉर्टेक्स है, बॉम्ब, पी बॉम्ब है, वायर्ड है, पार्सलो है, ये सब हमारे पार्टिकल्स में कई बार यूज़ में आती है। इसके अलावा हमारा एक स्टैंडर्ड आता है, बोन्स, एरो रिंग, बोन्स है, पिप्ट होता है, डी लाइट या रिंग एरे, सनलाइट, ये ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ होता है हमारा एनिमेशन प्रोसीजर में यूज़ होते हैं ज़्यादातर ये। तो इसके साथ हम धीरे धीरे वर्किंग करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा आपको साथ साथ ये सब कैसे कैसे यूज़ में लिया जाता है और कैसे इनको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फोटोमेट्रिक या स्टैंडर्ड, या तो मैं जो शुरू करूंगा सबसे पहले, जैसे कि इसके अंदर ये भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये हमने खोला है फोर्सेस, तो इसमें डिफ्लेक्टर्स होते हैं, जियोमेट्रिकल होती है, या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या आप खुद भी जैसे लाइट्स हैं या वीरे यूज़ होता है। और अगर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की बात करते हैं तो बॉक्सेस हमारे पास आते हैं, और ये मॉडिफायर्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से हम जैसे मॉडिफायर्स लिस्ट खुलती है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं तो उसके बाद मॉडिफायर क्रिएट होता है। तो अगर मैं सपोज़
सबसे पहले स्टैंड अप प्रिमिटिव्स में सबसे पहले मैं जो लूँगा वो एक बॉक्स अगर लेता हूँ, उसको मैं एक काम करते हैं, इसको हम जो क्रिएट करते हैं इसमें, जहाँ मैंने सिलेक्शन कर दिया, अब मैं टॉप व्यू से मैं क्रिएट करता हूँ और पर्सपेक्टिव व्यू पे ये आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके अंदर बस हमें क्या करना है कि हमारा माउस वर्किंग कर रहा है, राइट हैंड साइड करके राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे, माउस के राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मूव, रोटेट, इस तरीके के ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएंगे। तो उसमें मूव का ऑप्शन क्लियर करना है। उसके बाद इसको ग्रिप करके, मतलब सेंटर व्हील से ग्रिप करके इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारा स्फीयर भी है एक ऑब्जेक्ट। स्फीयर एक बॉल की तरह काम में आता है। स्फीयर को हम कहीं पे भी इस तरीके से पोजिशनिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठीक तरीके से रख देते हैं। इसको हम फ्रंट व्यू में जाकर इसको हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसकी हाइट किस तरीके से है, या जो बॉक्स हमने बनाया है उसके ऊपर ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसको चारों साइड से व्यू भी देख सकते हैं इसका। यहाँ इसके शॉर्टकट कुछ कमांड्स भी होते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। ये जूम आउट जूम इन जो करते हैं ये भी आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। और जूम आउट जूम इन करके इनको देख सकते हैं चारों साइड से। और ये एक्चुअली क्या है, ये हमें इसे वर्किंग करनी होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको अंडरस्टैंड करने में कि ये जो व्यूज़ हम देख रहे हैं ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। इसकी मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। अगर आपको माउस इस तरह ग्रिप करके आपको चलाना आता है तो उसको भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 3Max है, थोड़ा अलग तरीके से सॉफ्टवेयर है ये। तो फ़िलहाल तो मैं 2018 ऑटोकैड ये 3Max 2018 यूज़ कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर में आपको और भी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर होंगे इन पर वर्किंग करके दिखाऊंगा, साथ में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो इसमें हम बॉक्स के ऊपर अगर हमने क्लिक किया है, बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती है राइट हैंड साइड पे, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। इसका बॉल का है या स्फीयर जिसको बोलते हैं, स्फीयर का है या बॉक्सेस है। इनको हम छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहीं से रेडियस इसका बढ़ा के कम या ज़्यादा माइनस में करके या प्लस में ज़्यादा जाके कर सकते हैं। ये हमारे सीन पे डिपेंड करता है एक्चुअली सब कुछ, कि हम एक्चुअली में ये किस तरीके से इसको यूज़ में लेना चाहते हैं। बेसिकली तो कई सारी चीज़ें हैं। ये तो फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन बेस पे एक बेसिक नॉलेज ये समझ लीजिए कि जैसे कि ओपनिंग करना है, ओपन करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है उसको हम थोड़ा बहुत उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं एक तरीके से। तो ये जो इसमें जो सॉलिड कलर दिखाई दे रहे हैं, फिर ये वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसकी भी कमांड होती है। और इसके बाद इसमें अगर हम काम जैसे स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हमारा ये जो मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको जस्ट दिखाने के लिए है कि ये किस तरीके से हम फास्ट फॉरवर्ड में मूवमेंट कर सकते हैं इसकी, या दिखा सकते हैं। ये कई तरीके से हमारा कोई अगर एनिमेशन भी चल रहा है तो उसमें भी हम इसको व्यू सेटिंग कर सकते हैं एनिमेशन में, फास्ट स्लो में। इसका जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे वो सब भी आपको बताऊंगा। इसके अगर हमने सेगमेंट्स अगर बढ़ाने हैं वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेगमेंट्स हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत से उतने ही सेगमेंट्स बढ़ाने चाहिए, सो दैट ये काफ़ी हैवी हो जाता है एक्चुअली ये काफ़ी। तो जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं, एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा लेंगे सीन उतना ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसमें ये जो ब्लैक आपको इसमें लाइन्स दिख रही हैं, ये रैम थोड़ी कम पड़ रही है इसमें। एक्चुअली आई एम यूजिंग 4 GB रैम, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा क्योंकि रैम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अगर आपका सीन काफ़ी हैवी होगा तो वो यू नो अगर आपका सीन काफ़ी हैवी हो जाता है तो ये मूवमेंट धीरे धीरे करने लगेगा। ये एक्चुअली कहीं पे जाके ब्लैंक भी स्क्रीन जो होती है इसकी ब्लैंक भी हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सपोज़ अगर मैंने टी पॉट यूज़ करके टी पॉट को मैं इस तरीके से सेटिंग करके इसको रख देता हूँ, इसकी पोजीशनिंग सही से रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें ये
ठीक लग रहा है ये मेरे ऊपर डिपेंड ये सब ऑल डिपेंड ऑन यू कि इसको कहाँ पोजीशनिंग आप करना चाहते हैं। अगर सपोज आपको कॉपी करनी है तो आपको इस तरीके से कॉपी करके और पेस्ट करना है, और एक साथ 4 की जगह 5, 6, 10 जितनी भी आप क्वांटिटी लेना चाहें एक बार में आप ले भी सकते हैं, और सिंगल लेना चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अगर हमने सपोज मैंने इतने सारे ले लिए तो अब इनको मैंने एक जगह से ठीक सेटिंग करके रखना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम मैनुअल कर रहे हैं थोड़ा सा सेटिंग, इसमें शॉर्टकट कमांड भी होती है कुछ, वो आपको बता दूंगा मैं। तो इस तरीके से आप देखिए, ये इस तरीके से मैं सेटिंग कर देता हूँ इसकी, तो ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा ठीक लगे। एक्चुअली अब हम जो पोजीशनिंग करके आगे बढ़ रहे हैं वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये छोटी सी चीज़ आपको मैं रेंडर करके निकाल के दिखाऊंगा, और फिर उसके अंदर मैं लाइट्स वगैरह भी यूज़ नहीं करूँगा, कोई एडवांस चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा इसके अंदर। जैसे टॉप व्यू मैंने यूज़ करा है, इसके अंदर टॉप व्यू में कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू के अंदर किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो यू गाइस कैन सी दैट कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये टी पॉट से होगा क्या। एक्चुअली क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। वैसे बेसिकली तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट से रिलेटेड चीज़ दिखाऊंगा, बट अभी क्योंकि बेसिक क्लासेस है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता। जैसे कि राइट क्लिक करके आप मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं या रोटेशन कम यूज़ कर सकते हैं। जैसे में राइट क्लिक करेंगे तो आपको स्केलिंग नज़र आएगी, और जैसे टी पॉट है, टी पॉट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, टी पॉट पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टी नजर आएगी। और जैसे कि सेगमेंट्स कम थे तो इसका अजीब सा दिख रहा था, सेगमेंट ज़्यादा कर दिए हैं तो अच्छा दिख रहा है ये टी पॉट। लेकिन अब जैसे कि अगर हम एक पे चेंजेस करो, अगर मैं एक पे चेंजेस करता हूँ तो सभी पे चेंजेस होते हैं। ये क्योंकि ये क्लोन यूज़ कर रहे हैं हम, कॉपी नहीं, कॉपी तो है बट कॉपी से अलावा एक और ऑप्शन होता है क्लोन, वो यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका कलर मैं लेता हूँ ये वाला, और इस पर ये कलर डाल देता हूँ। कलर आपके राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं यहीं पे ही ये होते हैं ऑप्शन, यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर पैलेट दिखाई देंगी। ऑब्जेक्ट जो भी आपके सिलेक्शन किए हुए हैं उस पर कलर हो जाएगा। हम जब इसमें सिलेक्शन करेंगे, मैं ये कलर ले लेता हूँ इसको, मैं ये कलर लेने के बाद इसमें अब ये इस पर भी ले लेता हूँ कलर, ये कलर ले लिया मैंने। तो और ये बॉक्स, तो बॉक्स को क्या कलर देना है, ग्रे कलर कर देते हैं बॉक्स को। तो ये कुछ इस तरीके से अलग अलग कलर करके मैंने ये सब तैयार कर दिया। ठीक है, अब वायर फ्रेम यूज़ करना है तो शॉर्टकट कमांड डाल के वायर फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ। फ्रंट पे देखना है, फ्रंट कैसा दिख रहा है वो देख लेता हूँ। ये सब थोड़ा ऊपर है तो इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैनुअली। और बिल्कुल इसके जो लाइंस है ये तो आपको देखना पड़ेगा कि लाइंस मैच हो रही है नहीं हो रही है। ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी हाइट पे देखना चाहते हैं, या उस बॉक्स से लगा कर, मेरे ख्याल से बॉक्स से लगा कर आपको रखना चाहिए इसको। और ये एक स्फीयर है, ये भी आपको रख देना चाहिए इस तरीके से, ताकि वो नीचे से अगर हम कोई सीन तैयार कर रहे हैं तो ज़मीन से ऊपर रहेगा तो उसकी शेड अलग नज़र आएगी। तो इसी तरीके से इसको हम सेटिंग कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट चलो बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको इस तरीके से बड़ा कर देते हैं। लेंथ और विड्थ और हाइट तो चलो उतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट लेंगे तो सब छुप जाएगा। हाइट छोड़ देते, लेंथ और विड्थ जो इसकी है वो हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद स्पाइन थोड़ा सा है, मैं अभी इसका ये दिखा देता हूँ, ये भी आपको थोड़ा सा करके। चलिए स्टार्स कैसे करा, इसको हमने नीचे करा, इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं इस तरीके से। ऊपर लाने के बाद इसको थोड़ा खींच के रख देते हैं इस तरीके से। इसको रखने के बाद फिर हम इसका इस पर मैं एक मॉडिफायर डाल देता हूँ जो है हमारा एक्सट्रूड इसको यूज़ करते हैं। एक्सट्रूड करते ही सॉलिड कलर हो जाता है, यानी कि स्पिन की अगर आपके पास कोई भी शेप आपके माइंड में है या बनाना चाहते हैं तो इसके जरिए से उसको इस पर अप्लाई कर दीजिए, वो एक तो सॉलिड हो जाएगा, दूसरा उस पर आपको
हाइट भी आप दे सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि हाँ, इसमें अमाउंट इसकी आगे पीछे जैसे भी आपको रिक्वायर्ड हो सही के साथ इसको हाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये अमाउंट जो है इसकी हाइट का काम करती है। इसमें सेगमेंट है, सेगमेंट आप बढ़ाना चाहते हैं, सेगमेंट बढ़ाना चाहते हैं और आगे आप इसमें कुछ और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो और कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये कैप है, कैप एंड कैप, ये स्टार्ट कैप, कैप स्टार्ट, कैप एंड, इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड कैप एंड का आपको दिखाई दिया है मैंने, इन दोनों को हम ऐसे ही रखते हैं, टिक करके रखते हैं दोनों को, कैप स्टार्ट कैप एंड को, ताकि वो सॉलिड रहे। और ये एक ऐसी कमांड होती है ताकि राइट क्लिक करेंगे तो आपको स्केल दिखाएगा, स्केल करके आपको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। जब इसकी कॉपी कर लेते हैं इंस्टांस या कॉपी, अब मैं इंस्टांस दे रहा हूँ ताकि इनकी शेप अगर चेंज करनी हो तो एक साथ सारी शेप चेंज हो जाए। इन सबको सिलेक्शन किया, थोड़ा सा कॉपी कर दिया और यहाँ रख दिया, ये इंस्टांस में कर दिया हमने। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ये जो नॉलेज मैं अभी जो क्लास दे रहा हूँ ये एक बेसिक नॉलेज है, सो दैट आप इसको ओपनिंग करना सीखें और आगे धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको एक्सप्लोर करें, किस तरीके से इसको राउंड मूवमेंट किस तरीके से होती है, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके कलर्स हो गए। अब ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कलर इसका, मैंने इसको सिलेक्शन हटा दिया तो थोड़ा ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा बेटर दिख रहा है ये। और ये जो ब्लैक स्फीयर पे जो ब्लैक दिख रहा है ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये रैम का थोड़ा सा असर पड़ता है, थोड़ा हैवी हो जाता है। ऑलरेडी वैसे तो हैवी नहीं है बट इसमें हैवी दिखा रहा है, वो थोड़ा सा उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कलर कॉम्बिनेशन में या सीन में से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसके बाद हम इसके कलर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कलर इसका मैं कर देता हूँ, ठीक है ये रख देते हैं इसको कलर, थोड़ा सा लाइट करते हैं इसको, ऐड कलर करते हैं इसको, ऐड कलर हो गया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद मैंने इसको टिक ओके कर दिया दोबारा से, और ये सारा ये कलर हो गया। थोड़ा अलग अलग कलर होगा तो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी थी। अब मैं ऐसे F9 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से फ़ोटो रेंडर निकल जाता है, इसे बोलते हैं रेंडरिंग करना। क्योंकि ये सीन बहुत हल्का है इसलिए थोड़ा इजीली एक क्लिक में हो गया। अगर सीन हमारा काफ़ी हैवी होता तो वो थोड़ा टाइम लेता है रेंडरिंग होने में। और क्योंकि ये बेसिक रेंडर है तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअल रेंडरिंग किस पे होती है या प्रोफेशनल रेंडरिंग कैसे ली जाती है। तो इसमें इस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं रेंडरिंग को। अब क्योंकि इसके फिर हमें रेंडर प्रीसेट्स होते हैं कुछ इसके अंदर, जो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसको देखने की, या प्रोडक्शन में है या फिर इसका व्यू पोर्ट्स हैं कौन सा देगा, या हमें एरिया टू रेंडर कौन सा एरिया रेंडर करना है, ये सब धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर रेंडर सेटअप क्या है, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं, ये सब आपको मैं एक क्लास में सब चीज़ें नहीं सिखा पाऊँगा। ये आर्ट रेंडर क्या है, ये स्केलाइन क्या है, वी क्या है, एर्नोल्ड क्या है, ये सब चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इसमें कौन सी सेटिंग दी जाती है, कौन से सीन में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, इसका आउटपुट साइज़ क्या होता है, और ये ऐप नहीं करके हम इसके फोटोग्राफ इस तरीके से निकाल देते हैं। अगर हम इसमें HD लेते हैं तो ये थोड़ी अच्छी चीज़, HD लेने के बाद थोड़ा सा ये बेटर क्वालिटी निकल के आती है, बट ये इट्स नॉट बेटर, ये तो बस एक बेसिक जो रेंडर होता है बस एक वो फाइल है ये। तो इसको अगर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ मैंने आपको बताई, इसके बाद आप खुद भी इसकी एक बार 3D Max पे ओपन करने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों ये आपको अगर इस लेवल पे आप पहुंचते हैं तो आई थिंक आप मेरी क्लास को कंटिन्यू करने के लेवल पे हैं, क्योंकि मैं इससे आगे ही बढ़ूँगा। सेम चीज़ रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें इस चीज़ की।
धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ेंगे इससे हम और नई चीज़ें और सीखेंगे। एक और रेंडर निकाल देता हूँ इसको मैं, इस तरीके से इसको रेंडर करता हूँ, इस तरीके से रेंडर करके निकल जाती है फ़ोटो। ठीक है, इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे है। तो ये इस तरीके से दिखाई दे। अब ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे, पर अभी नहीं। एक साथ सारी चीज़ सिखाऊंगा तो आपके ऊपर से निकलेगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो बेटर है कि मैं अभी थोड़ा सा टाइम लूँ आपको बताने के लिए कि क्या चीज़ है, कब होगी, कैसे होगी। तो फ़िलहाल अभी के लिए तो इतना ही है। तो बेसिक्स जो एक इंटरफेस की जो